क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की आर्थिक संभावनाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 51 कह रहा है कि कौन रोपण फसल का उत्पादन है। रोपण फसल का उत्पादन कौन है। तो रोपण फसल का उत्पादन रबर भी है, चाय भी है और गन्ना भी है। ये तीनों हैं, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब रोपण फसल का उदाहरण है जो रोपा जाता है। ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है कि कौन दलहनी फसल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। स्थिरीकरण नहीं करता है तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी राजमा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा राजमा। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं FCI। FCI बोलते हैं। ठीक ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब FCI। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो FCI बनाता है, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है, तो बर्नपुर में। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का स्थापित कहाँ किया गया है, बर्नपुर में। 1918 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। ठीक ना। चलिए, अगर इसमें जमशेदपुर का ऑप्शन रहता तो जमशेदपुर में टिक आउट लगाते। क्यों, क्योंकि बर्नपुर से भी पहले जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, लेकिन बर्नपुर का जो स्थापना हुआ था, बर्नपुर लोहा इस्पात कंपनी की जो स्थापना हुआ था 1918 ईस्वी में। जमशेदजी इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बर्नपुर। अगर इसमें जमशेदपुर ऑप्शन में रहता तो जमशेदपुर में टिक आउट लगाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका करेक्ट आंसर है मुंबई में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कह रहा है कि इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इन्नौर बंदरगाह जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र
किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे बोल रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, आतंकवाद को प्राकृतिक आपदा नहीं मानेंगे, क्योंकि आतंकवाद जो है ईश्वरीय देन नहीं है। आतंकवाद जो होता है मनुष्य बनाता है। आतंकवाद जो है मनुष्य बनाता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी जो है मनुष्य नहीं बना सकता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ जो है, दहाड़, बाढ़, ये मनुष्य नहीं बना सकता है, ये भगवान बनाता है, प्राकृतिक बनाते हैं। भूकंप जो होता है मनुष्य नहीं बनाता है, मानव नहीं बनाता है, यह ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक देन है। भूकंप मतलब ये प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि आतंकवाद को भगवान नहीं मनुष्य बनाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 को हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की जो लहर होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से, ठीक ना। धरती का जो केंद्र होता है वहीं से काची होता है, भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है धरती का केंद्र से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, केंद्र से। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भूकंप का तरंग मापन यंत्र कौन है? मतलब भूकंप को किससे मापते हैं? तो भूकंप को हम मापते हैं सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन बी इक्वल टू, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी। कहने का मतलब है कि भूकंप कितना तेजी से आया, भूकंप कितना, मतलब भूकंप की तीव्रता कितना थी, उसका जो मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है, वो सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कृषि सुखाड़ होता है, तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होगा। कृषि सुखाड़ कब होता है? खेत में सुखाड़ क्यों आता है? खेत में सुखाड़ क्यों आता है? तो जल के अभाव के कारण। जब खेत में जल की मात्रा न हो पाएगी तो कृषि सुखाड़ हो जाता है, ठीक ना। मतलब कृषि सुखाड़ क्यों होता है? जल के अभाव के कारण, जल के कमी के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो महासागरीय गर्त, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी है, ठीक ना। अच्छा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो अपना, मतलब कोई भी कंपनी जो होता है अपना देश में जो सामान बेचता है और वह सामान विभिन्न देशों में, अदर देशों में भी बेचता है, तो उस कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक ना। तो इन्फोसिस भारत का ही कंपनी है। इन्फोसिस वो भारतीय कंपनी है।
जो अपना सामान विदेशों में भी काची करता है, सेल करता है, बेचता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फोसिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? तो सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे बोला वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो किस क्षेत्र पर पड़ा? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना न्यूनतम कैलोरी का निर्धारण होना चाहिए, कितना ऊर्जा का निर्धारण होना चाहिए? तो 2400 कैलोरी। जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, ग्रामीण में जो गांव में रहने वाला जो लोग होते हैं वो एक दिन में 2400 कैलोरी को ग्रहण करता है। लेकिन जो शहरी लोग होते हैं, शहरी, वो एक दिन में 2100 कैलोरी को ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन करते हैं। मतलब भोजन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होता है अधिक खाना खाते हैं, अधिक खाना खाएगा तो अधिक एनर्जी मिलेगा। तो जो ग्रामीण जो गांव के लोग होते हैं जो अधिक खाना पसंद करते हैं उस एक दिन में 2400 कैलोरी खा जाते हैं। लेकिन शहर के जो आदमी होते हैं भोजन को कम ग्रहण करते हैं और चाय ज़्यादा पीते हैं, ठीक ना। तो कम खाना खाने से शहर वाले लोग जो होते हैं 2100 कैलोरी को ग्रहण कर लेते हैं। 2100 कैलोरी को जितना खाना खाएंगे उतना ही कैलोरी ज़्यादा मिलेगी हमको, ठीक ना। तो हम गांव के लोग अधिक खाना खाते हैं इसलिए 24 कैलोरी, और शहर के आदमी कम खाना खाते हैं इसलिए 2100 कैलोरी को ग्रहण करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये एक सीमेंट जो उद्योग होता है वो पत्थर से बनता है, सीमेंट चूना पत्थर से बनता है, ठीक ना। चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग को बनाया जाता है। सीमेंट उद्योग जो होता है चूना पत्थर पर डिपेंड रहता है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाएगा कृषि उद्योग किस पर आधारित नहीं है? मतलब कृषि उद्योग, मतलब कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। चीनी उद्योग जो है कृषि पर आधारित हो। चीनी उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है। क्यों? चीनी उद्योग जो है कृषि पर आधारित है क्योंकि यह जो जब तक गन्ना नहीं होगा खेत में जब तक चीनी का उद्योग नहीं चलेगा, ठीक ना। चमड़ा उद्योग भी काची है कृषि पे भी डिपेंड है, और वस्त्र उद्योग जो भी है कृषि पर ही डिपेंड है, ठीक ना। चलिए सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर डिपेंड नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? मतलब ये बुक का जो नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं को मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तीन में से कोई नहीं होगा।
ठीक ना। पूंजी विधि द्वारा जो होता है, पूंजी विधि इसका करेक्ट आंसर होगा, पूंजी विधि, जो कि इसमें पूंजी विधि नहीं लिखा गया है, ठीक ना। पूंजी विधि इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, जो ऑप्शन में नहीं लिखा गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर इस ऑप्शन में पूंजी विधि लिखा रहता तो पूंजी विधि में हम टिक आउट लगा देते, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है आपसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारिक के लिए होता है। तो चालू जमा जो खाता होता है वो व्यापारियों के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनरेगा को लागू कौन किया था। तो मनरेगा को जो लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों मिलकर मनरेगा कार्यक्रम का शुरुआत किया था आंध्र प्रदेश में सबसे पहले। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 को। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ISI मार्क का। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा। औद्योगिक उत्पादों के जो गुणवत्ता को जो सुनिश्चित करता है उस मानक चिन्ह का प्रयोग किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ISI का मार्क उस पर लगा होता है, ठीक ना। याद करिएगा सोना का शुद्ध जो पहचान होता है, सोना का शुद्ध पहचान हॉल मार्क से किया जाता है। सोना का जो शुद्धि मार्क होता है वो हॉल मार्क का होता है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है, कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ए और बी दोनों आंसर होगा। ए और बी दोनों होगा, मतलब ए भी होगा और बी भी होगा, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि छिपी बेरोजगारी क्या होता है और मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। छिपी बेरोजगारी उसे कहते हैं जैसे जिस काम को करने के लिए हमको 10 आदमी की ज़रूरत है वहाँ पे लगभग 100 आदमी चल गया तो उसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम आदमी को आवश्यकता था और वहाँ पे अधिक आदमी मनुष्य पहुँच गया, तो उसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी मिलेगा बहुत कम लोगों को मिलेगा, ठीक है, उसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अब मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, मतलब मौसम के अनुसार लोगों को काची होता है बेरोजगार होने पड़ता है। जैसे दहाड़ आ जाता है बरसात के दिनों में, बरसाती मौसम में,
तो लोग बेरोजगार होने लगते हैं। किसान जो लोग होते हैं बेरोजगार, क्योंकि उनको खेतों में दहाड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोग किसान जो होता है मौसमी बेरोजगारी से जुलझ जाते हैं। ठीक ना। छिपी बेरोजगारी समझ गए, मौसमी बेरोजगारी भी आपको समझा दिए। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन नंबर 79, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रीकरण की घोषणा की थी। मुद्रीकरण का अर्थ होता है, ठीक ना, जो काला धन होता है उसको बदल देना। जैसे पहले 500 का नोट को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया गया, उसके जगह पर दूसरा 500 नोट लाया गया, ठीक ना। फिर 100 रुपया जो चलता था पहले उसको भी बंद कर दिया गया, अब दूसरा नोट आता है, तो इसको बोलते हैं मुद्रीकरण। जब काला धन अधिक हो जाता है तो नोटों को सरकार द्वारा बदलना ही मुद्रीकरण कहलाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद होगा कि आपको हर एक बात आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पास ऐसा ही वीडियो पहुँचे तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो आपको पास डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।